जय श्री स्वामीनारायण. स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस revision. Dear student, today I am going to discuss about the Indian agriculture. Today first I am going to discuss the question number 1 here. Agriculture production in India much less compared to the world. Dear student, यहाँ जो क्वेश्चन है हमारे देश के अंदर फॉरेन कंट्री के कंपैरिजन में प्रोडक्शन कम है, उसके पीछे क्या कारण है? तो डियर स्टूडेंट, एज वी एवरीवन नो कि वी हैव फेवरेबल कंडीशन. हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल कंडीशन है. फेवरेबल कंडीशन का मतलब अनुकूल परिस्थिति. अब अनुकूल परिस्थिति के बाद में हमारे जैसे हम देखते हैं तो हमारा बड़ा वास्ट एरिया है, फर्टाइल प्लेन्स एरिया है, क्लाइमेट फॉर राउंड ईयर कल्टीवेशन, अलग अलग प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशन है, डिफरेंट सीजन्स हैं, इरिगेशन फैसिलिटी है, स्किल्ड एंड हार्ड वर्किंग फार्मर्स. ठीक है, हमारे यहाँ स्किल्ड और फार्मर हैं, हार्ड वर्कर फार्मर है. इसके बावजूद भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है कंपेरेटिव टू किसके? फॉरेन कंट्रीज. फॉरेन कंट्री के कंपैरिजन में कम है. इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, देयर आर मेनी रीजन्स. फर्स्ट वन, इनएडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन. देखो, हमारे यहाँ सिंचाई की सुविधाओं की कमी है. यद्यपि हमारे यहाँ सिंचाई क्षेत्र है, काफ़ी हमारे देश की स्वतंत्रता के पश्चात काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी सफिशिएंट नहीं है. ठीक है ना, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ है. काफ़ी लैंड आज भी हमारा क्या है, बिना सिंचाई के से पड़ा हुआ है, जहाँ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है. फिर सेकंड वन, इर्रेगुलर एंड अनसर्टेन रेन. हमारे यहाँ इर्रेगुलर है, कभी आती है कभी नहीं आती है, काफ़ी बीच में गैप कर लेती है. तो यहाँ इर्रेगुलर एंड अनसर्टेन रेनफॉल, कहीं आती है तो बहुत ज़्यादा गिर जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है, कहीं अनावृष्टि हो जाती है, बहुत ही कहीं गिरती नहीं है, बीच में गैप कर लेता है. फिर इसके बाद मोर पॉपुलेशन. देश के अंदर हमारी जनसंख्या ज़्यादा है. ठीक है, अब उसके लिए लैंड की ज़रूरत रहती है. कल्टिवेबल जो लैंड है डे बाई डे क्या होता है, डिक्रीज होता जा रहा है. फिर नेक्स्ट में है लार्जर फैमिली. बड़े परिवार गरीब रहते हैं, जिससे अच्छा बेटर एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं. स्मॉलर फार्म, छोटे फार्म. नो इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंट. देखो, हमारे देश के अंदर कोई हम नया एक्सपेरिमेंट करें ऐसी कोई भावनाएं नहीं रहती है. लेस यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड मॉडर्न मशीनरी. देखो, हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का कम उपयोग करते हैं और इसके अतिरिक्त मॉडर्न मशीन्स का भी यूज़ कम करते हैं. अंत में है एजुकेटेड मास ऑप्टिंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर. देखो, यहाँ एजुकेटेड जैसे ही शिक्षित हो जाते हैं लोग तो क्या करते हैं, दूरी बना देते हैं, एग्रीकल्चर से दूरी बना देते हैं. यदि एजुकेटेड लोग होंगे तो क्या होगा, साइंटिफिक मेथड से वर्क करेंगे, दे डू देयर वर्क विद बेटर वे या साइंटिफिक वे, तो फिर प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ता जाएगा. तो दिस आर द पॉइंट. तो फर्स्ट टेल मी, stand up and tell me what are the reasons why we have a less because of inadequate facilities of irrigation and irregular rain and more population, larger family and smaller farms, no internet and interest in experiment, less usage of chemical fertilizers, modern machineries, educated mass opportunity away. Very good. So what is the first one? Second? Third? Fourth? Fifth? Next? Next? Next.
दीज आर द रीजन, ओके, ये कारण है। आपको क्वेश्चन में भी आज का एनीवे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि वाई से क्वेश्चन पूछा कि वाई वी हैव ए लेस, है ना, हमारे पास या कम क्यों, ऐसा पूछा जा सकता है। तो उसके पीछे दीज ऑल आर द रीजन्स। वापस इनएडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन, सेकंड वन इरिगेशन एंड अनसर्टेन ऑफ रेन, मोर पॉपुलेशन, लार्ज फैमिलीज, स्मॉलर फार्मर, नो इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंट, less uses of chemical fertilizer and modern machineries, educated mass opting away from agriculture. These all are the reason. Now second question is types of farming. The types of farming has been divided into 6 parts. First one subsistence farming, second one dry farming, wet farming, shifting farming, plantation agriculture and intensive farming. Stand up and tell me types of the farming. Subsistence farming, dry farming, wet farming, shifting farming, plantation agriculture and intensive farming. Chale, tell me all students types of the farming. Subsistence farming, dry farming, wet farming, shifting farming, plantation agriculture, intensive farming. Once again. Subsistence farming, dry farming, wet farming, shifting farming, plantation agriculture, intensive farming. तो these all are the types of farming. ठीक है, अगेन आए देखो, सब्सटेंसेस फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग, शिफ्टिंग फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव फार्मिंग. फर्स्टली आई वांट टू टेल यू अबाउट द सब्सटेंसेस फार्मिंग. सब्सटेंसेस फार्मिंग का मीनिंग क्या होता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, देखो हमारी स्वतंत्रता के पश्चात कई तरह के प्रोग्राम को हमने लागू किया एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, है ना, जिससे हमारा यहाँ पे क्या हो, कंडीशन फार्मर्स की इम्प्रूव हो, है ना, फार्मर की जो कंडीशन अच्छी होगी तो वो बेटर तरीके से क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फार्म कर सकते हैं. इवन टुडे, है ना, आप देखिए अवर फार्मर्स आर पुअर. हमारे यहाँ देश के जो गरीब हैं, किसान हैं, वो गरीब हैं. दे कैन नॉट बाय द कॉस्टली सीड्स. वो लोग क्या नहीं कर पाते हैं, कॉस्टली सीड्स को नहीं खरीद पाते हैं. ठीक है, इसके बाद फर्टिलाइजर्स एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. अब जब इन चीज़ों का उपयोग नहीं हो पाता है तो एक बड़ी समस्या आती है, प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम होता है ना. और फिर मोस्ट ऑफ फैमिलीज का जो प्रोडक्शन होता है ओनली फॉर फैमिलीज, है ना, पूरा कंजप्शन जो हो जाता है फॉर ओनली फॉर फैमिली. फैमिली में कंजप्शन हो जाता है, मतलब जो यूज़ होता है वो कंजप्शन होता है वो फैमिली में होता है. इस टाइप की जो फार्मिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड सब्सटेंसेस फार्मिंग. ठीक है ना. द फार्म प्रोडक्शन इज जस्ट सफिशिएंट फॉर हिज फैमिली, है ना, केवल अपने परिवार में काम आता है. अब वो लोग बेच नहीं पाएंगे तो क्या होगा, उनका मतलब गरीबी मिटेगी नहीं. ठीक है ना. जब एक्सपोर्ट होगा या चाहे हम वो लोग सेल करेंगे खैर तो हमको क्या होगा, इनकम प्राप्त होगी. और वो इनकम प्राप्त नहीं थी. इस तरह की जो खेती होती है, सबसे ज़्यादातर खेती इस तरह की है हमारे देश में, है ना. तो यहाँ कंज्यूम एंड मेंटेनेंस फॉर फैमिली, दिस इज कॉल्ड सब्सटेंसेस फार्मिंग. एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड बी एक्टिव फॉर लाइफ मेंटेनेंस ओनली. देखो जो केवल लाइफ मेंटेनेंस के लिए की जाती है ना, परिवार को केवल चलाने के लिए, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाते हैं. अब एक्स्ट्रा नहीं कर पाते तो क्या हुआ, दे हैव नो मनी नहीं है तो क्या है, वो गरीब है ना. तो फिर नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते. सच काइंड ऑफ द फार्मिंग इज कॉल्ड सब्सटेंसेस फार्मिंग. सेकंड वन ड्राई फार्मिंग और वेट फार्मिंग है नेक्स्ट में. तो ड्राई फार्मिंग इज वेरी इजियर. ठीक है, वेयर रेनफॉल इज इनएडिक्वेट. जहाँ बारिश क्या होती है, नहीं होती है, कम होती है, पर्याप्त तो नहीं होती है. इरिगेशन फैसिलिटीज आर लेस देयर. और ऐसी जगह पर पानी कम होगा तो इरिगेशन फैसिलिटीज भी क्या होती है, कम होती है. इज डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन. और ऐसी जगह केवल किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, ओनली रेन के ऊपर. ओके,
और ओनली वन क्रॉप्स इज टेकन। ऐसे जगह पर क्या होता है, एक ही तरह की क्रॉप्स, दो टाइम मतलब जैसे है ना रबी और खरीफ दोनों की क्रॉप्स नहीं ली जा सकती है। तो ऐसी जो फार्मिंग होती है, दिस काइंड ऑफ द फार्मिंग इज कॉल्ड ड्राई फार्मिंग। इजी मेथड कैसा है कि ड्राई फार्मिंग मतलब कंप्लीटली डिपेंड ऑन रेन, है ना, रेन के ऊपर डिपेंड होती है। देयर इज लेस ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज, वन टाइम में वन क्रॉप्स, एक साल भर में एक ही क्रॉप होती है। तो इस तरह की जो क्रॉप्स फार्मिंग की जाती है दैट इज कॉल्ड ड्राई फार्मिंग। वेट फार्मिंग जस्ट अपोजिट ऑफ ड्राई फार्मिंग, ठीक है ना। तो अब ड्राई फार्मिंग हो गया जब देयर इज ए लॉट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, वन एंड मोर क्रॉप्स आर ग्रोन, ठीक है, एक से ज़्यादा फसलों को उगाया जा सकता है। तो देखिए क्या लिखा, वेट फार्मिंग इज कैरिड आउट रीजन्स ऑफ हेवी रेनफॉल। कैसे एरिया में होता है, हाँ, एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इरिगेशन, एडिकेट का मतलब पर्याप्त होता है और उसमें अपर्याप्त था, है ना। तो इफ देयर इज ए नो रेनफॉल, है ना, इफ देयर इज ए नो रेनफॉल इट इज या इफ सफिशिएंट मोर देन वन क्रॉप्स, एक से ज़्यादा क्रॉप्स इरिगेशन के माध्यम से होती है, ओके, टेकन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, टेकन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की सहायता से की जाती है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट फार्मिंग। इसके लिए जो एग्जांपल्स हैं उसके अंदर आप लोग देखें, पैडी, सुगर कैन, कॉटन, वीट एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन, ठीक है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में भी आस्क अबाउट कि गिव द एग्जांपल ऑफ वेट फार्मिंग, तो कौन कौन से होंगे, टेल मी। तो ओके, पेडी, सुगर कैन, कॉटन, वीट एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट में होता है शिफ्टिंग फार्मिंग और जूम फार्मिंग, ठीक है। जूम फार्मिंग के अंतर्गत क्या होता है, बराबर ध्यान से समझ लो। तो हियर जूम फार्मिंग इट मीन्स फर्स्ट क्लियर द एरिया, फॉरेस्ट को फल डाउन कर देते हैं, पेड़ों को गिरा देते हैं, फिर उनको वहाँ जला देते हैं, फिर क्या करते हैं 2-3 साल तक, जब तक फर्टिलिटीज होती है ना, तब तक वहाँ क्या करते हैं, खेती, एंड देन फिर आगे सेम रिपीटेड, है ना, सेम थिंग इज रिपीटेड। तो देखिए यहाँ फॉरेस्ट आर बर्न एंड क्लियर, फॉरेस्ट आर बर्न एंड क्लियर, फॉरेस्ट को क्या कर दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं और जला दिए जाते हैं। एंड फार्मिंग इज कैरिड आउट देयर, और वहाँ पे क्या किया जाता है, फार्मिंग की जाती है। द फार्मर टेक्स प्लेस 2 और 3 ईयर्स। अब वहाँ क्या करते हैं, 2 से 3 साल खेती करते हैं किसान। व्हेन सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस, और जब वहाँ सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, द एरिया अबॉन्डेड सम मेथड सेम अप्लाइड, और इस तरह का मेथड आगे से आगे अपनाते रहते हैं, है ना। जैसे फर्टिलिटी लेट्स हुई इस जगह में, तो आगे वाले वो बढ़ते ही रहते हैं। तो अब हमारी इसकी वजह से देखिए आपका फॉरेस्ट के डिफॉरेस्टेशन का रीज़न भी है, ओके। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, कट डाउन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का नहीं होना, है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट का कारण है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट जानते हो ना कि हाँ, तो ये इसके ऊपर कंट्रोल लगा कर दिया गया है, ये जो इस तरह की फार्मिंग के ऊपर कंट्रोल है। तो बराबर से ध्यान देना इसकी, अप्लाइड मतलब सेम थिंग इज अप्लाइड, है ना। दिस इज कॉल्ड जूम कल्टीवेशन। इसमें सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, और यहाँ जो प्रोडक्शन इज द लेस इन द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, और इस तरह के एग्रीकल्चर में क्या होता है, लेस प्रोडक्शन होता है, ओके। नेक्स्ट में है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो दिस स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ये क्या है, एक विशेष प्रकार का एग्रीकल्चर है। हियर अब देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, प्लांट लगाते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, है ना, जगह जगह पूरा खेत में क्या कर देते हैं, प्लांट उगा देते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टाइम, है ना। जैसे आपका लेमन्स का होता है, आंवला होते हैं, और इस तरह मैंगो के ट्रीज होते हैं, चीकू होते हैं। तो यहाँ क्या है देखिए कि हियर रबर, टी,
कॉफ़ी, कोका, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, आंवला, लेमन, खारेक एक्सेट्रा आर रेयर्ड विद ग्रेट केयर। वहाँ पे हम लोग उगाते हैं बड़े केयर के साथ। इट इज़ नेसेसरी टू शुड बी मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखो बिगिनिंग में हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कैपिटल चाहिए और बाद में क्या होता है उसका केवल मेंटेनेंस ही करना पड़ता है। स्किल एंड टेक्निकल नॉलेज, मशीन्स, फर्टिलाइजर, प्रोटेक्शन एंड ऑल साइड्स, है ना, एक्विजिशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, एवरीथिंग इट इज़ इसेंशियल। तो देखो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, एक बार जैसे हमने पूरा आम का बगीचा बना दिया है ना, तो शुरुआती दौर में क्या करने पड़ेंगे, आम के पेड़ को लगाना होगा, फिर क्या करना होगा उसे मेंटेन। इस तरह की जो फार्मिंग होती है दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन फार्मिंग। नेक्स्ट में है आपका इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। तो देखिए इंटेंसिव फार्मिंग इज द मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ इंक्रीज इरिगेशन, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। देखो ये इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या है, तेज गति से, जल्दी से या ज़्यादा, ठीक है, क्रॉप्स हो। अब इसमें क्या है, हम लोग जो हमारे पास मॉडर्न मशीन है उनका यूज़, हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ा करके जो खेती की जाती है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव फार्मिंग, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। तो इसमें देखिए क्रॉप्स ग्रोन इन मॉडर्न टाइप ऑफ फार्मिंग, हियर प्रोडक्शन हैज इंक्रीज वेरी मच। अब यहाँ क्या हो गया, प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ गया है लेकिन जो क्वालिटी है वो घट गई है ना। क्वांटिटी बढ़ चुकी है लेकिन जो क्वालिटी है वो क्या हो गई है, कम। क्यों, हम बहुत ही ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमर्शियल फार्मिंग। तो अर्पित, विच फार्मिंग इज कॉल्ड कॉमर्शियल फार्मिंग? वेरी गुड, प्लांटेशन जो कॉमर्शियल फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग को हम दूसरा नाम क्या है हमारा, हाँ। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान दिया करो। अब नाउ नेक्स्ट में यहाँ हम कुछ लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ मे बी फॉर मल्टीपल क्वेश्चन है, ब्लैंक है, ठीक है। 60% ऑफ द लेबर पावर एंगेज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। लगभग अप्रोक्सीमेटली हम 60% ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ के जो लेबर है वो किस में एंगेज है, एक फार्मर्स। फिर दूसरा है एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज अबाउट 22%, हाउ मेनी परसेंट, 22% ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट में हमारा 22% हमारा यहाँ हिस्सेदारी है एग्रीकल्चर की। क्रॉप्स एंड अदर फार्म्स प्रोडक्ट होल्ड अबाउट 18% कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 18%, ठीक है। तो देखिए इन तीनों को ध्यान में देना, 60% क्या है, 22%, और इसके बाद में 18%। नाउ नेक्स्ट में फार्मिंग मेथड। देखो देयर आर गिवन 3 टाइप्स ऑफ द फार्मिंग मेथड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सब्सटेंसेस फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग। चलो कौन से हैं, फर्स्ट टेल मी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग। एक बार और, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग। तो ओके, तो देयर आर 3 मेथड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स व्हाट, तो the rate of which the chemical and insecticides are used, the destructive effects of the chemical also left। देखिए आज हमारे इस समय में हम बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब निश्चित रूप से ये हमारे लिए क्या है पता है आपको, हार्मफुल है। हमारी जो लैंड है उसके ऊपर उसका बैड इफेक्ट होता है ना, उसका इफेक्ट जो छोड़ता है ना, द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, दिस केमिकल ऑल्सो फेल्ट।
मतलब यहाँ जो हम जितना केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, मैंने कहा ना आपको क्वांटिटी बढ़ गई लेकिन क्वालिटी उसकी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। जितना हम खाएंगे हमारे लिए अच्छा नहीं है जो हम केमिकल वगैरह यूज़, आजकल ऑर्गेनिक का मतलब खाद वाले वस्तु होनी चाहिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस केमिकल एंड इंसेक्टिसाइड इन ग्रेन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैज अफेक्ट एडवर्सली हाइजीन ऑफ द पीपल। देखो इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है ना, हेल्थ के ऊपर पड़ता है ना। भले हम लोग का हमारा प्रोडक्शन बहुत हमने बढ़ा दिया है, इसकी वजह से ओवर यूजेस कर रहे हैं हम लोग। एक बैलेंस होता है तो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन बैलेंसिंग भी ना तो हमारे तो कहीं उसकी वजह से फार्म भी खराब होते जा रहे हैं, ठीक है ना। फार्म के साथ साथ क्या होता है, इसका सीधा असर हमारे पर पड़ता है, हमारे हाइजीन के ऊपर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है ना। आप लोग आजकल देखते हैं बहुत ही कम उम्र में बच्चों के सफ़ेद बाल आ गए हैं, कमज़ोर होते हैं, है ना, आई साइट कमज़ोर होती है। ये सब कारण क्या है कि आज का हमारे फूड की वजह से आजकल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, चाहे फ्रूट्स खा रहे हैं, है ना, फ्रूट्स भी खाते थे, क्या है कि टोटली वो क्या है, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किया हुआ है, ये फर्टिलाइजर्स जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किए हुए हैं। मोर डैमेज इज कॉज्ड इन टू एनवायरमेंट। अब देखो ये जो होता है इसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट भी डैमेज होता है ना। एंड द डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी ऑफ फर्टिलिटी लैंड हैज रिड्यूस, और हमारे यहाँ जो फर्टिलिटी है लैंड की वो भी डिस्ट्रक्ट होती जा रही है, खराब होती जा रही है। ड्यू टू विच द क्रॉप्स प्रोडक्शन ऑफ द लैंड एंड इट्स इक्विलिटी वर रिड्यूस इन ए लॉन्ग। अब लंबे समय तक क्या होगा, अगर हम लोग रेगुलर क्या ना केमिकल फर्टिलाइजर का हम यूज़ करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, हमारा जो लैंड है वो भी कैसा हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द मेथड। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, है ना, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सीधा सा अगर हमको डिफाइन वाले 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे तो क्या बोलेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच यूरिया और एनी अदर केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड आर नॉट यूज। देखो यहाँ ना तो हम किसी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर को और पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करेंगे, उसके बजाय हम लोग हमारी जो प्राचीन पद्धति है ना, उसके बजाय में क्या हक होगा पता है आपको ध्यान में। तो देखिए, फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप काउ डंग, है ना, डंग, अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर, कंपोजिट फर्टिलाइजर आर यूज्ड एंड काउ यूरिन, नीम सॉल्वेंट्स, बटर मिल्क आर यूज टू प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। देखो हम हमारी जो प्राचीन पद्धति है जिसके अंदर हम बटर मिल्क का, नीम का और यो काऊ के यूरिन का यूज़ करते थे, जो भी हम जीव अंदर पढ़ते हैं हार्मफुल फॉर जो हमारे क्रॉप्स के लिए होते थे, तो वो वापस से हम कुछ यूज़ करके जो हम खेती करते हैं दैट टाइप ऑफ द कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, सीधी सी बात है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब विदाउट यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स का यूज नहीं करना है, और इस तरह की जो खेती करते हैं दैट काइंड ऑफ द एग्रीकल्चर, इस टाइप का जो एग्रीकल्चर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए, ऑर्गेनिक। ठीक है, तो यहाँ आज जो हमारी प्रथा है, प्रचलन है, वो ऑर्गेनिक खेती का वापस आ रहा है ना। हमने फॉरेन को फॉलो किया, हम अब वापस से हमारी उस कंडीशन में हम पहुँच रहे हैं। अब देखिए, ये जो फ्रूट्स होंगे, जो भी मतलब उसकी क्रॉप्स होगी, द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से जो भी हम प्रोडक्ट करेंगे वो कैसे होंगे पता है, फुल ऑफ, ठीक है ना, पूरी तरह से न्यूट्रिशियस होंगे। दे कंटेन नेचुरल टेस्ट, आपके अंदर नेचर का टेस्ट होगा, है ना, स्वीटनेस होगी और फ्रेग्रेंस होंगे। ठीक है, एंड देयर आर मिनरल्स, उसके अंदर विटामिन्स, लाइफ, इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे क्रॉप्स के अंदर। नाउ इट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स आर मोर इन डिमांड, और आज के समय में कि बहुत ही डिमांड बढ़ रही है। आज के हमारे जो किसान हैं वो क्या करते जा रहे हैं, है ना, जो बड़े बड़े किसान हैं बहुत ही फर्टिलाइजर का, ये केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं, और जिसकी वजह से तकलीफ क्या प्रोड्यूस हो रही है हमारे सामने,
हमारे सामने जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो क्या रही है, हमारा जो फूड मिल रहा है वो हमें जो हमारे शरीर बॉडी के अंदर जो हमें प्रोटीन विटामिन हमें चाहिए वो हमें अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपका सस्टेनेबल फार्मिंग, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू सी द सॉइल फर्टिलिटी इज रिटेन टू लॉन्ग टाइम। देखो हम चाहते हैं कि हमारे ज़मीन के अंदर जो भी खेत हैं उसमें लंबे समय तक फर्टिलिटी रहे, रिटेन लॉन्ग टाइम। केयर इज टेकन फॉर क्रॉप रोटेशन। अब देखो इसके लिए हमें क्रॉप्स के रोटेशन की ज़रूरत होती है। क्रॉप रोटेशन का मतलब जानते हो, आज हमने ये क्रॉप्स लगाई है ना, अगर हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, है ना, इफ़ वी डू नॉट चेंज, ठीक है ना, अगर हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक ही टाइप्स की क्रॉप्स होगी तो कई वो खेत क्या हो जाता है, बंजर बेकार हो जाता है। खास करके हमको जो भी स्पेसिफिक कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो हमें अल्टरनेट क्या करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए। और ओनली केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कब करें, जब ज़रूरत हो, है ना। यूज़ द बायोटिक कंट्रोल और इंसेक्टिस हार्वेस्ट वाटर कंजर्वेशन, ये सभी जो है वो मेथड हम यूज़ करें, मतलब हमारे लैंड की जो फर्टिलिटी है वो हमेशा बनी रहे। उसके लिए हमें क्रॉप, है ना, क्रॉप्स का क्या करना है, रोटेशन ज़रूरी है। एक ही टाइप्स की क्रॉप्स आप लगाओगे वो अच्छा नहीं होता है। फिर क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का अंतर्गत क्या होता है कि हियर इज द केटल। देखो एग्रीकल्चर के साथ में एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा में क्या करते हैं हम लोग, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, है ना, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वहाँ पे शॉप नहीं चलेगी। कौन कौन से हैं इसके अंदर, देखिए, कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री फार्म, ठीक है। इसके बाद में सेरिकल्चर एंड फिशरी आर ऑल्सो कैरिड सिमिल्टेनियसली अलॉन्ग विद द फार्मिंग। फार्मिंग के साथ में दूसरे ये सभी हम लोग, पोल्ट्री फार्म है, चाहे कैटल रेयरिंग है ना, सेरिकल्चर है या अदर्स, ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड मिक्स्ड, ओके, मिक्स्ड फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं। फिर इसके बाद में आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। चलिए अब विच वन, अगेन, देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या ध्यान दे रखना है, एक तो सीजन, खरीफ क्रॉप्स का मतलब आपका रेनी सीजन, मानसून सीजन या रेनी सीजन, रबी विंटर और जायद है समर। पहला क्वेश्चन आपको पहली लाइन तो याद रहेगी, तीनों सीजन्स के नाम चेंज नहीं होना चाहिए, खरीफ मानसून, रबी और जायद समर। तो तीनों का देखो यहाँ डिफरेंस का क्वेश्चन आए तो भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट में कौन कौन से समय टाइम में होता है, तो देखिए खरीफ क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन, विच आर टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग द विंटर आर रबी क्रॉप्स, है ना। और देन आफ्टर क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग समर, तो विच, वेरी गुड, जायद क्रॉप्स। फिर इनके लिए टाइमिंग है ना, एज वी एवरीवन नो, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो मानसून सीजन है उसका टाइम क्या है, जून जुलाई, ठीक है। तो ये यहाँ दे रहेगा जून जुलाई टू अक्टूबर एंड नवंबर। कौन सी क्रॉप्स के लिए है, खरीफ क्रॉप्स के लिए। फिर रबी क्रॉप्स के लिए क्या है, अक्टूबर नवंबर टू मार्च एंड अप्रैल। और जायद के लिए मार्च टू जून। तो इस तरीके से यहाँ टाइम का। अब वहाँ विच क्रॉप्स प्रोड्यूस, है ना, कौन कौन सी क्रॉप्स प्रोड्यूस होती है, तो देखिए यहाँ पे पेडी, मेज, ज्वार, मिलेट, कॉटन, तिल, ग्राउंडनट एंड मड आर खरीफ क्रॉप्स। तो विच आर द खरीफ क्रॉप्स, नेक्स्ट में रबी, ओके। तो रबी के अंदर है आपका वीट, ग्रेम, बैर्ली, मस्टर्ड, लिंसीड एक्सेट्रा, ओके। तो दीज आर द रबी क्रॉप्स। विच आर द रबी क्रॉप्स,
gram, barley, mustard, linseed, etc. लास्ट वन इज द आपका जायद है समर क्रॉप्स के अंदर पेडी, मेज, ग्राउंडनट, तेल, मिलेट, फ्रूट्स। अब यहाँ पे फ्रूट्स वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन आर द जायद क्रॉप्स। तो विच आर द जायद क्रॉप्स? Paddy, maize, groundnut, till, millets, and fruits like तो इस तरीके से आपने देखा हमारे यहाँ एग्रीकल्चर क्रॉप्स को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज कर रखे हैं। नंबर 1 क्या है? खरीफ क्रॉप, सेकंड वन, थर्ड वन, वेरी गुड। तो अब अपन एक बार हम वापस से देख लेते हैं अगेन। तो चलो गौर स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाई वी हैव ए लेस प्रोडक्शन कंपैरेटिव टू द फॉरेन कंट्रीज। Because reasons like inadequate facilities of irrigation, irregular and uncertainty of rain, more population, larger family, smaller farm, no interest in experiment, less usage of chemical fertilizer, modern machinery, educated mass obtaining away. चलो स्टैंड अप एंड पुष्पेंद्र टेल मी टाइप्स ऑफ द फार्मिंग। Substituting farming, dry farming, wet farming, shifting farming, plantation agriculture, intensive farming. Now next you tell me how many percentage of the labor power engage in agriculture? 60%. Very good, sit down. Agriculture occupies about how many percent of the national product? 22%. Very good. Crops and other grown product hold in the about how many percent contribute in the export? 18%. Very good. So this way you find here कि farming methods. Farming method, tell me. Organic farming, substensive farming, mixed farming. Very good. And there are 3 categories. Shreya, tell me. खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जरी क्रॉप। जय है ना। तो इस तरीके से आपके हमने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं आपका नेक्स्ट में नंबर आएगा, ठीक है। तो ओके, जय श्री स्वामीनारायण।